नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जिक्र किया था कि किस तरह से हिंदुस्तान में दुर्गति का कारण क्या है। हिंदुस्तान में सारा पैसा अमीरों के पास में है और सारी नीतियां ऐसी है जो पैसा अमीरों के पास जा रहा है और अमीर उस पैसे का इस्तेमाल उद्योग बनाने और दूसरे काम करने के बजाय सट्टेबाजी में करते रहते हैं। ये हमने चर्चा की थी। हमने ये जाना था कि क्या वजह है भारत की दुर्गति की। इसी के कारण असमानता है, इसी के कारण बेरोज़गारी है, इसी के कारण महंगाई है, इसी के कारण भारत में आत्मनिर्भरता नहीं है, इसी के कारण भारत के पास एक्सपोर्ट करने को कुछ नहीं है। यानी जिस तरह से भारत कंगाल सा हो गया एक तरह से, वो सिचुएशन क्या है। अब कंगाल आप इसलिए नहीं कहेंगे, अमीरों के पास बहुत पैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि रोल्स रॉयस की बिक्री कितने गुना बढ़ गई भारत में। अमीरों के लिए बहुत पैसा है। खैर, तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि कोई एक उदाहरण बता दो आप, और ये कहा सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन आजकल क्या है, खास विचारधारा के लोग जब भी आप कोई सवाल उठाते हैं तो उसके कहते हैं प्रॉब्लम तो बता रहे, सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ। तो मुझे लगा कि मैं सॉल्यूशन बताऊं लोगों को, दुनिया को ये बताऊं, और कम से कम हमारे लिए अगर हम आईना देखना चाहें तो एक शर्मनाक स्थिति है कि कैसे दुनिया के देश उसी काम को आसानी से और हमसे बेहतर कर ले रहे हैं और कैसे हमसे वो काम नहीं हो पा रहा है। बेरोज़गारी, गरीबी, कोई आप सोच सकते हैं कोई देश अपनी गरीबी ख़त्म कर दे। चीन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सामने एक नया उदाहरण रखा है और दुनिया उसको सलाम कर रही है, और वो देश हमारे आसपास बीच का हमारे जैसा देश है। हालत ये है कि उस देश की जो परफॉर्मेंस है 2024 की, उसकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 7.09% है, जो पूरे एशियान देशों में स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है। उसकी जो क्वार्टरली प्रोग्रेस है, अभी ये आंकड़े बोरिंग लग सकते हैं आपको, वो भी जानदार है, और उसकी टोटल जो जीडीपी है वो करीब 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हम लोग दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे सामने तो ये चूहा हुआ, लेकिन चूहे के अंदर जो शेर वाला फैक्टर है उसको हम समझते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय इस एशियाई देश से 1/3 है, यानी हमसे 3 गुना इसकी प्रति व्यक्ति आय है 2000, और इसमें जो है करीब 4 लाख रुपए सालाना पर कैपिटा इनकम है इनकी। इसके अलावा 2023 से इनकी जो ग्रोथ है प्रति व्यक्ति आय की, वो $377 सालाना है, यानी 31,000 हर साल 31,000 तनख्वाह बढ़ जाती है वहाँ के लोगों के पर कैपिटा इनकम। वहाँ के जो मज़दूर हैं उसकी प्रोडक्टिविटी है करीब 7,60,000 प्रति वर्कर। अब आप सोचिए, 4 लाख सैलरी है, 7,60,000 प्रति वर्कर प्रोडक्टिविटी है, और जो ट्रेंड वर्कर हैं वो उनका जो टोटल जो उनका है वो 1.1% है। अब ये अभी तक आंकड़े लग रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इसको आगे और बढ़ाएंगे। जो पर कैपिटा जीडीपी है, अब जीडीपी की बात, एक तो जीडीपी है कि सारे लोग सो रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं और कहें कि भाई जीडीपी है। तो ये जो हमने उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी जब जीडीपी की बात आई थी कि भारत तीसरी इकोनॉमी बन गया है, तो हालत यह है कि हम बन तो गए तीसरी इकोनॉमी और चौथी इकोनॉमी, लेकिन हमारी हैसियत यह है कि हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत कम है। हम जिस देश की बात करें पहले उसका नाम बताते चलें, वरना पकने वाला मामला हो जाएगा। वो देश है वियतनाम। आज हम समझेंगे कि भारत के लोगों से कैसे वियतनाम के लोगों की ज़िंदगी बेहतर है, वो आर्थिक तरक्की कर रहा है, उसके यहाँ पे वो जो लोगों को दे रहा है उसको वो ना तो फ्री भी कहता, ना उनका कोई नेता उसको रेवड़ी कहता, ना मुफ्तखोरी कहता। हालत ये है कि वहाँ $4,700 पर कैपिटा जीडीपी है और भारत में 2,100 पर कैपिटा। वियतनाम भारत से 2.2 गुना आगे है पर कैपिटा जीडीपी, यानी प्रति व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है एक आदमी, वो भारत से 2.2 गुना ज़्यादा कर रहा है। अब उत्पादन आदमी अपने आप नहीं कर लेता, कैसे होता है? हम अक्सर एमएसएमई की बात करते हैं, कुटीर उद्योगों की बात करते हैं। वियतनाम में उन्होंने पूरी तरह से
गरीबी का उन्मूलन कर दिया, जड़ से मिटा दिया है। हालत यह है कि वहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो 1.93% रह गई है, कुल 2%, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये 2024 का आंकड़ा है, 2025 में तो एलिमिनेट पूरी हो गई है। 1993 में उनका आंकड़ा था 58 से 61%। जिस देश में 61% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते थे 93 में, 2024 में और 25 आते आते उसने उस पूरी गरीबी को ख़त्म कर दिया। 30 साल में उसने 97% गरीबी अपने मुल्क की ख़त्म कर दी। इस देश के बारे में ये बता दूं कि दुनिया में सबसे लंबा युद्ध वियतनाम ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के खिलाफ लड़ा था, सबसे लंबा युद्ध। और अभी 80 के दशक में अमेरिका ने हार मानी और वियतनाम से वापस गया है। तो वो देश कितना तबाह हो गया होगा बम गोले गिरने के बाद। उस धूल से, मिट्टी से, राख से, मलबे से उठा हुआ वो देश है जिसने आज हालात को यहाँ पहुँचा दिया है। वहाँ पर वहाँ का सर्विस सेक्टर 49.46% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी की ग्रोथ में। आंकड़े थोड़े आपको भले ही लगे, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि संख्याएँ बड़ा परेशान करती हैं, लेकिन ये संख्याएँ कुछ कहानी कह रही हैं। संख्या को भूलते जाइए, संदेश को लेते जाइए। और इंडस्ट्री प्लस कंस्ट्रक्शन ने 45% कंट्रीब्यूशन किया है और एग्रीकल्चर ने 5.37%। यानी उन्होंने पूरी इकोनॉमी को बना दिया एकदम इंडस्ट्री सेंट्रिक। एक मिनट बीच में ठहर के ये समझते चलें और आंकड़ों पे बढ़ें। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। ये जो ऑटोमेशन फॉटोमेशन ये वो उस सबको का एक तरफ रखो, हम उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे जो इंडस्ट्री रोजगार पैदा करती हो। अब कुछ लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट देश है, ये है वो है, आपको पता ही नहीं है। आज़ादी नहीं है, यहाँ बहुत आज़ादी है। उनको कितनी आज़ादी है वो भी आपको पता नहीं है। आप अब दशा समझिए वहाँ के लोगों की कि कैसी है और हमारे लोगों की कैसी है। कितनी आज़ादी है, पकड़ के कूट देते हैं, पेशाब कर देते हैं आदमी के ऊपर। खैर, हालत यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल्स और सी फूड में उसने पूरी दुनिया में बिजनेस में झंडे गाड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। चीन के विकल्प के तौर पे भारत में हल्ला कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वियतनाम सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा है और यहाँ तक कि चीन ने भी उसको सलाम किया इस मामले में। और वहाँ पर वहाँ का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जब कोई देश इतना अच्छी तरक्की करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। लेकिन ये सब किससे हो रहा है? ये सब हो रहा है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से। ऐसे उद्योग जिसमें श्रम की महानता है। जब श्रम का योगदान अधिक होगा तो भैया लोग काम करेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, वेतन मिलेगा तो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो खुशहाली आएगी। मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ। ये करते हैं ट्रिकल डाउन वाला, अडानी को पैसे दो, अडानी को पैसे दोगे तो कुछ धंधा करेगा ही करेगा, करेगा तो 4 आदमी को रखेगा तो उनको पैसा देगा तो तरक्की होगी। इनका ये सोच है। लेकिन जो ज़्यादा सटीक सोच जो वियतनाम का मॉडल है वो ये है कि आम आदमी को पैसे दो। कैसे देते हैं इसका अंदाज़ा लगाएंगे, अभी जाएंगे इस पर। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक ने उनका जो गरीबी दूर करने का मॉडल है उसको कहा है पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। सबसे ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में 90 से अब के बीच में सबसे ज़्यादा तेज़ी से गरीबी अगर किसी ने हटाई है तो इस मुल्क ने हटाई है। 4 करोड़ लोग 20 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया उस देश ने। 75 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लिटरेरी से रेट 95% है। वहाँ के लोगों की जो साक्षर लोग हैं 95% है। और यूनिवर्सल कवरेज है 2030 तक के लिए हेल्थ का। हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, महंगा हो सस्ता हो। 10 करोड़ की 5 लाख की सर्जरी हो, कितना महंगा इंजेक्शन हो, वियतनाम में मुफ्त में इलाज मिलता है। क्लीन वाटर 90% देश को वो दे रहे हैं, साफ पानी। ये सब अचीव किया है उस देश ने जो अमेरिका के युद्ध से बाहर निकला था। हालत ये है कि उसकी जो वेलफेयर स्कीम है उसको देखकर आप चौंक जाएंगे। कंपलसरी सामाजिक बीमा हर मजदूर को दिया गया है। 5 बेनिफिट, हेल्थ, मैटरनिटी, अगर वहाँ पर कोई चोट वोट लग जाए, वर्क इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट। अगर आपके पास काम धंधा नहीं है तो भी सरकार आपको रोजगार दिलाएगी।
और रिटायरमेंट बेनिफिट देती है। यहाँ पे ओल्ड पेंशन ख़त्म कर दो, न्यू पेंशन लगा दो, तेरे पैसे से तू जाके जो है वो जमा कर, पेंशन फंड खरीद, उससे हम अंबानी अडानी की कंपनियों में तेरे ही पैसा लगाएंगे, तेरे पीएफ के 25% पैसे हम तेरे को लौटाएंगे ही नहीं। ये हो रहा है। करीब वहाँ पर जो सिकनेस बेनिफिट है बीमारी के दौरान 75% सैलरी मिलती है। अगर आप बीमार हो गए, 2 दिन बुखार हो गया, कुछ परसेंट हो गया, कुछ हो गया, 2 दिन नहीं, 2 दिन वो तो सिक लीव मिलती है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक। करीब 84 लाख लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनको माइक्रो क्रेडिट के जो बेनिफिशियरी हैं। मतलब क्या होता है, जो हम लोग कुटीर और लघु उद्योग की बात करते हैं, एमएसएमई की बात करते हैं, उसको चलाने के लिए लोगों को छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं वहाँ पे, ताकि कोई आदमी अपने धंधा कर सके तो कर ले। आज वही लोग उत्पादन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एमएसएमई मर रहा है, ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में शेयर बाज़ार में तो 56%, 60%, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में इतना गेन हो रहा है, उद्योग लगाने में हो रहा है 18% का गेन। तो जिस देश में ये हाल हो उसमें कोई उद्योग क्यों लगाएगा। अब हालत ये है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बुढ़ापे में 1700 रुपये हर व्यक्ति को पेंशन मिलती है, चाहे उसने नौकरी कभी की हो नहीं की हो, क्योंकि उनके यहाँ से वृद्ध आबादी बहुत ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बताया 75 साल की है। गरीब परिवारों को मंथली मिनिमम असिस्टेंस 1700 रुपये महीने की है। 12 लाख सीनियर सिटीजन वहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ये आप 12 लाख की बात करें तो वियतनाम की आबादी के हिसाब से करिएगा। वहाँ पर यह है कि 3.2 लाख जॉब क्रिएट किए गए हैं। उनका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके तहत वो क्या करते हैं, लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हमारे यहाँ आईटीआई बनाई थी नेहरू जी ने कि भैया वहाँ पे जाके आप वो काम सीखो, कारपेंटरी सीखो, लोहार का काम सीखो, वहाँ पर सुनार का काम सीखो, है ना। आईटीआई बनाई थी। उस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो जॉब की गारंटी दे रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट को उनकी प्राथमिकता में दिया गया। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के नाम पे एक होर्डिंग छपता है जिसमें देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो छपती है, योजना का नाम बढ़िया से डिज़ाइन करके छपता है, अच्छे अच्छे डायलॉग होते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। 2026 फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल। आप साल में एक बार मुफ्त में सरकार की तरफ से आपके स्वास्थ्य की जांच होगी। कंप्लीट हॉस्पिटल फी वेवर फॉर एवरीवन। कोई भी आदमी अस्पताल में भर्ती होगा तो उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी। 2026 तक 95% हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की तरफ से, 100% डॉक्टर कम्युनिटी में, जैसे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक होती है वहाँ पे भी होती है, फ्री में सबको डॉक्टर का इलाज मिलेगा। 6 मंथ फुली पेड लीव मैटरनिटी। अगर 2 बच्चे पैदा हो गए, ट्विन हो गए, तो 1 महीने की एक्स्ट्रा, वो तो यहाँ पर भी है। 10 मिलियन बाकायदा वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं। हेल्थ रिकवरी अलाउंस 30% डेली सैलरी पोस्ट डिलीवरी मिलता है उनको, कि जो भी आपका वेतन है उसका 30% एक्स्ट्रा पैसा देंगे कि आप भाई वहाँ पे उस वक्त आपको इलाज की ज़रूरत है। कुल मिला के मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अपने देश के लोगों को भर दिया है। उसके कारण क्या हो रहा है कि हर आदमी कुछ कर रहा है देश के लिए। और यहाँ पर अब लोग कहते ये है कम्युनिस्टों का सिस्टम, ये है वामपंथी सरकार। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेटाइजेशन भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन देश के हितों को ऊपर रखते हैं। भैया 50% किसी को भी नहीं देंगे, विदेशी को 49% तक का आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। खूब सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। 8170 कम्यून लेवल यूनिट सीधे लोगों को मदद कर रही हैं। लोकल प्रायोरिटी, मतलब कुल मिला के वहाँ पर जनता की कमेटियाँ बनी हुई हैं, मोहल्ला कमेटी, और वो वहाँ कम्यून कहलाते हैं। वो लोगों का ध्यान रखती हैं। 8177 ऐसी कमेटियाँ हैं जो लोगों का ख्याल रखती हैं। लोकल प्रायोरिटी पे बेस्ड फंड का एलोकेशन है। अगर किसी इलाके में मान लीजिए पीने के पानी में आयरन की गोली की कमी है तो वहाँ फंड उस हिसाब से दिया जाएगा। किसी इलाके में कैल्शियम की कमी है तो उस हिसाब से दिया जाएगा। किसी इलाके में धान भरपूर होती है तो ये नहीं उसको ज़बरदस्ती धान फ्री में दे दें, उसको जो ज़रूरत है वो दिया जाएगा। बॉटम अप फीडबैक मैकेनिज्म है, बाकायदा नीचे से फीडबैक जाता है कि भाई योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला, तो करप्शन हो ही नहीं पाता।
और किसी भी तरह से, और सबसे बड़ी बात यह वहाँ करप्शन ना के बराबर, इसी वजह से क्योंकि जनता के पास पावर है। आपने करप्शन किया, एक आम आदमी आपका बैंड बजा देगा। हालत यह है 2024 में 50.9% फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन था, महिलाएं। 28.2% सीधे डायरेक्टर की पोजीशन पे महिलाएं वहां पे, 47% सिविल सर्वेंट महिलाएं वहां पे। टारगेट 2030 का 60% फीमेल पार्टिसिपेशन। यह है सोच। यहां पे औरतों को अरे इनका तो दिमाग खराब हो जाता है, ये हो जाता है नौकरी लगने के बाद। ये उनका देश है। हालत यह है कि बाकायदा वहाँ पर फाइनेंशियल कमिटमेंट है। एक जीडीपी जो है वो सोशल प्रोडक्शन पे करीब 6.5% खर्च की जाती है वहाँ पे। इसके अलावा मल्टी लेवल फंडिंग है, सेंट्रल, प्रोविजनल और लोकल लेवल पे। मैंने आपको बताया कि पैसे कैसे जनता पे खर्च किए जाते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड एलोकेशन है, जहाँ पे जो अच्छा काम करे उसको और पैसे देते हैं और जनता का भला करो। अब आप सोचो भाई, उन्होंने कहा कि हम काम ही ऐसा करेंगे, बिजनेस ही ऐसा करेंगे, धंधा ही ऐसा करेंगे जिसके अंदर लोगों को नौकरी मिलती हो। देश बदल गया। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और जो उद्योग आ रहे हैं वो लोगों को निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर रहे हैं, नौकरियों से जा रहे हैं। अरे भैया, इतने लोग भरे पड़े हैं, तुम ये ऑटोमेटिक मशीन लाने की जगह इनको नौकरी दो ना। और अगर दोगे तो कम से कम आपके, अभी पिछले दिनों मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बीजेपी की स्कीम है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वो विज्ञापन था एक, उसको देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई हर जिले में उन्होंने एक प्रोडक्ट चुना। ये इस जिले की खासियत है। ये प्रोडक्ट देश भर में हर जिले में एक प्रोडक्ट, कोई ना कोई, कहीं पे साड़ी अच्छी बन रही है, कहीं पे एक गुड़ की मिठाई अच्छी बनती है, कहीं पे कुछ अच्छा बनता है। अब सरकार जो है उनको अगर ईमानदारी से, ये तो विज्ञापन तक मामला है, ईमानदारी से अगर इन प्रोडक्ट को प्रमोट करे तो इसमें से कुछ तो विदेशों में लोग पसंद करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और उसमें एक्सपोर्ट बढ़ा है लेकिन ना के बराबर है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि छोटे आदमी को पैसा दिया, गरीब को पैसा दिया, एमएसएमई को। अब तो हालत ये है, रुपया गिर रहा है, डॉलर दुनिया के सामने कर रहा है और डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है, उसके बावजूद हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने को, तुम कुछ बनाते ही नहीं हो। तुम बैठ के अमेरिका की कंपनियों के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो, तुम बैठ के अमेरिका की कंपनियों के कॉल अटेंड करते हो, तुम्हारा सारा का सारा सब कुछ उनके लिए है। तुमने कुछ ऐसा जो बनता था वो ख़त्म कर दिया। इस देश में जब तक नरसिंह राव के चरण नहीं पड़े थे, इस देश में सारी चीज़ें देश में बनती थी। भारत स्वदेशी था। खराब बनेगा, लोकल ट्रांजिस्टर एक बनता था, और वो सिलसिला बहुत लंबे समय तक रहा। मोबाइल फ़ोन, माइक्रोमैक्स, ये वो तमाम कंपनियां थी, स्पाइस, कार्बन, हर फील्ड में स्वदेशी उत्पाद होते थे। सारे उत्पादों को ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो अब आपके पास कुछ है ही नहीं। जब आपके पास माल सस्ता हो सकता है, हर आदमी आपसे ख़रीदना चाहे, तो आपकी दुकान पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये एक अपने आप में समझ की बात है कि भैया सरकार जी, अगर जनता के लिए दर्द रखोगे, आम जनता के लिए सोचोगे, आम जनता के हित की बात करोगे, तो तरक्की करोगे। भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान ये जो सोना चांदी और शेयर की सट्टेबाजी में नहीं है, अडानी अंबानी को ठेके एयरपोर्ट के देने में नहीं है, हाईवे बनाने में उस तरह से नहीं है। क्योंकि हाईवे तुम बना दोगे, अडानी अंबानी का माल जल्दी पहुंच जाएगा, अमीर आदमी अपनी कार से जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन हाईवे बना रहे हो तो वो लेबर इंटेंसिव तरीके से नहीं बना रहे हो, ऑटोमेटिक मशीनों से बना रहे हो। अरे वहीं पे इतने हाईवे बने हैं, सारे देश के मजदूरों को काम मिल जाता अगर गडकरी ने ये काम मजदूरों से कराया होता। लेकिन फिर उसमें बहुत दूसरी चीज़ें होती हैं, कट कमीशन वगैरह सारी चीज़ें नहीं पड़ती हैं लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को। तो जो भी है, सिचुएशन ये है, मुझसे मांगा गया था, आप लोगों ने कहा था, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि दुनिया में ऐसा देश है जो तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुमसे 3 गुनी वहाँ के आदमी की इनकम है, और तुमसे 2.2 गुना उनका जीडीपी है पर कैपिटा। सारी गरीबी ख़त्म कर चुके हैं अपने देश में। किसी नागरिक को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। 20 साल तक अमेरिका से युद्ध करके कोई देश 1975 में आबाद होता है। मैंने 80 का दशक बोला था, मेरा अंदाज़ा गलत था। 40 लाख लोग जिस देश के मार दिए जाते हैं अमेरिका जैसी शक्ति द्वारा, वो देश फिर से उठ के खड़ा होता है, जिसके ऊपर ख़तरनाक केमिकल हथियार इस्तेमाल किए गए। वहाँ की खेती वाली ज़मीन को
ऑरेंज एजेंट नाम के केमिकल डाल के बंजर और बर्बाद कर दिया अमेरिका ने, वो देश फिर उठ के खड़ा हुआ और आज उसने ये साबित कर दिया। और 10 करोड़ आबादी है उसकी, और उस 10 करोड़ आबादी के साथ संकल्प के साथ में वो देश लगा हुआ है। तो भाई साहब, आप अपने देश में बातें ज्ञान करना बंद करो, ईमानदारी से काम करो। सबसे बड़ी बात, जब तक हमारी राजनीति करप्ट रहेगी, चोर रहेगी, चुनाव पैसे देके जीते जाएंगे, चुनाव पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ही आप चुनाव जीत सकते हो, ईमानदारी चुनाव नहीं जीत सकता, तो चोरी के पैसे से ही तो खर्चा करोगे। चोरी के पैसे से खर्चा करोगे तो चोरी के लिए वसूली करोगे। तुमको खर्चा कौन देगा? उद्योगपति देगा, पूंजीपति देगा। तुम किसके लिए काम करोगे? उद्योगपति पूंजीपति के लिए काम करोगे। जब उसके लिए काम करोगे तो ऐसे ही देश बनेगा जिसमें जनता के पास पैसे नहीं होंगे, उद्योगपति पूंजीपति के पास पैसे ही पैसे होंगे। तो ये है मॉडल। अगर जब जिसको जानना था सॉल्यूशन क्या है, मैंने बता दिया है। नमस्कार, जय हिंद।